तो प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बलून प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बलून प्रॉब्लम्स में क्या होता है। बलून प्रॉब्लम्स में एक हॉट एयर बलून होता है। क्या होता है? हॉट एयर बलून। ये देखिए, हॉट एयर बलून है। इसके अंदर ना लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और बैठ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में हॉट गैसेस होती हैं, जिनकी वजह से ये अंदर की जो एयर है वो कम डेंस हो जाती है और बाहर की ठंडी हवा ज़्यादा डेंस होती है। तो डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ये बलून ऊपर जाता है। एनीवेज, तो आइए प्रॉब्लम्स देखते हैं। और प्रॉब्लम्स में आपको एक बेसिक बात ये समझनी है कि डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे हाथ से बॉल रिलीज़ हो जाता है, चाहे हम बॉल को ऊपर थ्रो करें, चाहे हम बॉल को नीचे थ्रो करें, या हम बॉल को ड्रॉप करें, इन तीनों ही केसेस में जैसे ही बॉल हमारे हाथ से छूटा वो ग्रेविटी के हवाले हो जाता है। और इन तीनों ही केसेस में बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, हाथ से अलग होने के बाद, बॉल का एक्सेलरेशन स्मॉल जी हो जाता है नीचे की ओर। यानी अगर हम बॉल को ऊपर थ्रो करें या नीचे थ्रो करें या ड्रॉप करें, इन तीनों केसेस में बॉल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? स्मॉल जी हो जाएगा। क्योंकि हमारे हाथ से डिटैच होते ही, हमारे हाथ से अलग होते ही बॉल ग्रेविटी के हवाले हो जाती है और बॉल का एक्सेलरेशन स्मॉल जी हो जाता है। ठीक है, तो ये सवाल हम पढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है? अ स्टोन इज़ रिलीज्ड फ्रॉम राइजिंग बलून एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है, यानी ये जो बलून है, इस बलून का ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है ए। इस एक्सेलरेशन से ये बलून ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसमें से एक स्टोन रिलीज़ किया गया, यानी एक बंदा यहाँ खड़ा था। ठीक है, और इस बंदे ने एक स्टोन को रिलीज़ किया। स्टोन को रिलीज़ किया। अब देखो, बहुत ही क्रिटिकल बात यह है कि स्टोन को जब रिलीज़ किया गया तो बलून के रिस्पेक्ट में इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। किसके रिस्पेक्ट में? बलून यानी इस बंदे के रिस्पेक्ट में स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी। लेकिन स्टूडेंट्स, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी? जो बलून की वेलोसिटी उस टाइम पे होगी, वही उस स्टोन की वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, एनीवेज, यहाँ पर स्टोन को रिलीज़ किया गया और जैसे ही स्टोन रिलीज़ हुआ, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है उसने। तो द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन जस्ट आफ्टर द रिलीज इज़, यानी रिलीज़ होते ही, हाथ से छूटते ही इस स्टोन का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि भले बलून का एक्सेलरेशन कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार स्टोन हाथ से रिलीज़ हो गया, रिलीज़ होते ही वो ग्रेविटी के हवाले हो गया और उसका एक्सेलरेशन अब क्या हो जाएगा? स्मॉल जी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका ट्रैजेक्टरी कैसा बनेगा डियर स्टूडेंट्स? उसका ट्रैजेक्टरी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा होगा, वो ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर नीचे आके गिरेगा। इस तरह की उसकी ट्रैजेक्टरी होगी। अब आप बोलेंगे यार वो ऊपर जाके फिर नीचे क्यों गिरेगा? वो इसलिए क्योंकि आप ये समझे डियर स्टूडेंट्स कि अगर चलती हुई गाड़ी से आप छलांग लगा दें, कूद जाएं आप बाहर चलती हुई गाड़ी से, तो क्या होगा आपके साथ? आप कुछ दूर रोल करेंगे ग्राउंड के ऊपर। आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर में कि जब कोई बंदा चलती हुई गाड़ी से, गाड़ी फास्ट मूव कर रही है, उससे जंप करता है तो वो गाड़ी के साथ साथ आगे रोल करता है। तो ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से स्टूडेंट्स। क्योंकि जब बंदा गाड़ी के अंदर था तो जो गाड़ी की वेलोसिटी थी वही बंदे की भी वेलोसिटी थी, और जैसे ही वो गाड़ी से जंप मारता है तो उस टाइम पे गाड़ी की वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी सेम है। और जब वो गाड़ी से जंप मारेगा तो उसकी बॉडी चाहेगी कि उसी वेलोसिटी से जाती रहे जिस वेलोसिटी से वो इनिशियली जा रही थी गाड़ी के अंदर। इसीलिए उसकी बॉडी आगे मूव करेगी ग्राउंड पे गिरने के बाद भी, है ना। भले वो उसकी बॉडी गाड़ी से अलग हो गई, पर फिर भी उसकी बॉडी की टेंडेंसी आगे बढ़ने की ही होगी, मोशन की ही होगी टेंडेंसी। ठीक है, तो उसके वजह से वो बॉडी आगे जाती रहेगी, है ना, कुछ दूर तक जाएगी। और ये हम देख रहे हैं कुछ दूर तक वो गया और फिर वापस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आके वो वापस नीचे आके गिर जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसका पाथ होगा। एनीवेज, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जी डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये सवाल कॉपी कर लें और इसका आंसर भी कॉपी डाउन कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। ये किसी बच्चे का डाउट था और ये सवाल पढ़ते हैं। पहले तो हम सवाल क्या है, सवाल में वो कह रहा है कि B1 B2 B3 आर 3 बलून्स
ascending with velocities v, 2v and 3v respectively. If a bomb is dropped from each when they are at the same height, then बताइए। और 4 ऑप्शन दिए हैं। बॉम्ब फ्रॉम B1 रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, बॉम्ब फ्रॉम B2 रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, बॉम्ब फ्रॉम B3 रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, दे रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है डिस्टेंस? एक साथ। तो क्या होगा? तो कंडीशन मैंने यहाँ पे बना दी है, देखो डायग्राम में। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 3 बलून्स हैं, तीनों अभी क्या है, सेम हाइट पर है। ठीक है, सेम हाइट पर हैं, लेकिन उनकी वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं उस हाइट पे। तो ये वाला जो बलून है इसकी वेलोसिटी v है अभी वहाँ पर, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 2v है, और इसकी वेलोसिटी जो है वो 3v है। तो तीनों की वेलोसिटीज़ अलग अलग हैं, हाइट सेम है, अभी सेम हाइट पे हैं तीनों भी। ठीक है, और तीनों से एक बॉम्ब को ड्रॉप किया गया। बॉम्ब को ड्रॉप किया गया यानी बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी बलून के रिस्पेक्ट में तो 0 है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 नहीं होगी। तो बॉम्ब की ट्रैजेक्टरी कैसी होगी वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला बॉम्ब जो है इसको जब ड्रॉप किया जाएगा तो ये बॉम्ब यहाँ से जाके इस तरह से नीचे गिर जाएगा। ये वाला बॉम्ब इस तरह से जाके और इस तरह से नीचे गिर जाएगा, और ये वाला बॉम्ब इस तरह से जाके इस तरह से नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पहला बॉम्ब है वो कितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा? v वेलोसिटी से। ड्रॉप करते ही उसकी वेलोसिटी वही होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो बलून की उस टाइम पे वेलोसिटी थी, यानी v। ठीक है, तो यानी कि और जो दूसरा बॉम्ब है उसकी वेलोसिटी वही होगी उस टाइम पे, इनिशियल वेलोसिटी जो उस बलून की उस टाइम पे वेलोसिटी है। और जो तीसरा बॉम्ब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी उस टाइम पे जो उस बलून की उस टाइम पे वेलोसिटी है। यानी ड्रॉप करते समय उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बलून की उस वक्त वेलोसिटी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम पहले वाले बलून की बात करें तो पहले वाले बलून की वेलोसिटी v है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसी इंस्टेंट पे जिस बॉम्ब को ड्रॉप किया जा रहा है उस बॉम्ब की वेलोसिटी भी वही होगी। यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको v, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2v, यहाँ लिख देता हूँ 3v। यानी जब हम बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस टाइम पे बलून की जो वेलोसिटी थी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस टाइम पे बॉम्ब की वेलोसिटी भी, इनिशियल वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। ठीक है, इसीलिए बॉम्ब उतने इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर वापस नीचे आके गिरेगा। ठीक है, अब क्योंकि पहले वाले बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी कम है तो वो कम ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। दूसरे वाले बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। और तीसरे वाले बॉम्ब की इनिशियल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है इसलिए सबसे ज़्यादा ऊपर जाके नीचे गिर जाएगा। अब आप बताएं मुझे डियर स्टूडेंट्स कि इनमें से कौन सा बॉम्ब जो है वो सबसे जल्दी नीचे गिर जाएगा? जाहिर सी बात है पहला वाला बॉम्ब, क्योंकि उसका पाथ सबसे छोटा दिख रहा है हमको, वो सबसे जल्दी नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सही जवाब क्या होना चाहिए? सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, बॉम्ब फ्रॉम B1 रीचेस द ग्राउंड फर्स्ट। ठीक है, देखो एक साथ वो कब पहुंच पाते? एक साथ अगर पहुंचाना होता ना उनको तो हमको डायरेक्टली ड्रॉप करना होता। अगर तीनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती, तीनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तब तीनों एक साथ ग्राउंड को पहुंचते। ठीक, लेकिन यहाँ तो तीनों की क्या इनिशियल वेलोसिटी सेम है? क्या तीनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है डियर स्टूडेंट्स? नो। तो इसीलिए ये एक साथ ग्राउंड पे नहीं पहुँचेंगे। B1 वाला सबसे जल्दी पहुँच जाएगा, B3 वाला सबसे लेट से पहुँचेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप ये भी कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आते हैं हम डियर स्टूडेंट्स अपने अगले सवाल पे और देखते हैं यहाँ सवाल क्या कह रहा है। आप चाहें तो डियर स्टूडेंट्स इस सवाल को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट्स सी क्या हो रहा है यहाँ पर। बलून इज़ राइजिंग वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 29 मीटर पर सेकंड, यानी 29 मीटर पर सेकंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से बलून ऊपर राइज कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला? स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एंड इट रीचेस द ग्राउंड इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द बलून व्हेन द स्टोन वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट इज़, और जी की वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोला है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चलो पहले तो थोड़ा सा हम डेटा लिख लेते हैं या एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। बलून इज़ राइजिंग वर्टिकली अप विद वेलोसिटी ऑफ 29 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्राउंड बनाता हूँ। तो ये सपोज ग्राउंड हो गया।
और एक बलून है जो ऊपर जा रहा है, तो मान लो ये वो बलून है और ये बलून जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, 29 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो v इज़ इक्वल टू 29 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यानी ये बलून का एक्सेलरेशन अभी इनिशियली ज़ीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, इससे वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और अभी मान लो इनिशियली वो कितने हाइट पर है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से सपोज़ वो h हाइट के ऊपर है। ठीक है, तो इसकी जो हाइट है ग्राउंड से, इस हाइट को डियर स्टूडेंट्स मैं बोल देता हूँ h। ठीक है, तो ये हाइट को h बोल देते हैं। ठीक है, और वहीं पर एक क्या ड्रॉप किया गया, उसमें से एक स्टोन ड्रॉप किया गया है। स्टोन को ड्रॉप किया गया तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो बलून की उस टाइम पे वेलोसिटी है, जो कि है 29 मीटर पर सेकेंड। स्टोन ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर वो स्टोन नीचे गिरेगा। ठीक है, इस तरह से स्टोन नीचे गिर जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमें पता लगाना है कि ये h की वैल्यू क्या होगी। जिस टाइम पे ये स्टोन को ड्रॉप किया गया था उस टाइम पे बलून कितने हाइट पे था, यानी h बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है। उसने बोला है कि स्टोन को यहाँ से यहाँ तक नीचे गिरने में 10 सेकेंड्स लगे हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ 10 सेकेंड्स का आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई नहीं, हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जब हम अप्लाई करेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा -h, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं a से c की बात कर रहे हैं ना, फ्रॉम a टू c की बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट -h हो जाएगा। u तो क्या हो जाएगा 29, इनिशियल वेलोसिटी उस स्टोन की वही होगी जो बलून की उस टाइम पे वेलोसिटी थी, इनटू टाइम 10 सेकंड्स लगा है उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन उसने -9.8 लेने के लिए बोला है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 9.8 लेने बोला है उसने, और माइनस लगाएंगे क्योंकि स्मॉल जी की दिशा हमेशा डाउनवर्ड होती है, इसीलिए हमने माइनस लगाया है। तो हाफ ए टी स्क्वायर इस तरह से रख दिया। एक ही अननोन है यहाँ पे h, जो जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। अभी थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं इसको डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा आओ देखते हैं। तो ये हो जाएगा -h इज़ नथिंग बट 290, और जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और ये 2 इंटू ये 4.9 से कट जाएगा, और ये 100 है तो ये हो जाएगा -490। ठीक है, जो कि हो जाएगा -200, और ये माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h इज़ इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का साइन रख दिया था। देखिए डिस्प्लेसमेंट का साइन मैंने नेगेटिव रख दिया था, इसीलिए हमें h + 200 मिला है। लेकिन होना ये चाहिए था कि हमें डिस्प्लेसमेंट का साइन नहीं रखना चाहिए था। क्यों नहीं रखना चाहिए था? क्योंकि जो चीज़ अननोन होती है हम उसका साइन पुटअप नहीं करते। जो अननोन चीज़ होती है उसका साइन पुटअप हम नहीं करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो अननोन है, तो इसीलिए उसके जगह पर सिर्फ h लिख देंगे और साइन पुटअप नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ आएगा आंसर 200। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या आना चाहिए, अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट है डियर स्टूडेंट्स वो आएगा -200 मीटर। तो ये माइनस क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। अभी देखिए ना, ए से सी की बात चल रही है, ए से सी की बात चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना, नीचे की तरफ होगा, वही ये माइनस साइन हमको बता रहा है। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर यहाँ से सिंपली मैग्नीट्यूड 200 मीटर ले लो, जो कि हमारा आंसर है 200 मीटर, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर साइन के साथ आप देखेंगे तो -200 इज़ द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए यानी हाइट चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, तो 200 मीटर आप मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल बन जाता है जैसे टावर वाले सवाल हमने देखे थे। हमने देखा था डिस्टेंस, टावर के ऊपर से कुछ ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया था, टावर के ऊपर कोई बंदा खड़ा है, इसने कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाके नीचे आता है। तो ये बलून के प्रॉब्लम्स बिल्कुल टावर वाले प्रॉब्लम्स के जैसे हैं।
ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वही होगी ऑब्जेक्ट की जो कि बलून की उस टाइम पे वेलोसिटी है, ठीक है। ऑलराइट, और भी प्रॉब्लम्स देखें तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ तक ये वाला पेज कॉपी डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और ये वो सवाल है जो आपको मैंने टेस्ट में दिया था, ये सवाल टेस्ट में आया हुआ सवाल है। तो लेट्स सी, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। आप चाहें तो पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करें, देखें आपसे ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही जैसा अब तक हम करते आए हैं। तो उसने बोला है कि बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 8 सेकेंड अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बलून। द स्टोन विल, स्टोन के साथ क्या होगा, स्मॉल जी 10 लेना है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। ये चारों ऑप्शंस हमको कंसिडर करने होंगे, ठीक है। तो लेट्स सी हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक मैं रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स ये ग्राउंड है, ठीक, और यहाँ से एक बलून को हमने रिलीज़ कर दिया, ठीक है। तो बलून इनिशियली तो नीचे था, तो इनिशियली बलून यहाँ था, ठीक, और उसने बोला आफ्टर 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड के बाद बलून कहीं तो भी आ गया होगा। मान लो 8 सेकेंड के बाद बलून यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है, ये कितना टाइम है, 8 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। और ये बलून स्टार्ट्स राइजिंग, मतलब ये जो शब्द आया है स्टार्ट्स राइजिंग, इसका मतलब है कि बलून की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक। अब 8 सेकेंड के बाद बलून ने कुछ वेलोसिटी हासिल कर ली होगी सच दैट उसका एक्सेलरेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी जिस एक्सेलरेशन से वो बलून ऊपर जा रहा है वो एक्सेलरेशन है 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 सेकंड के बाद बलून की कुछ वेलोसिटी हो गई होगी और वो जो वेलोसिटी उस टाइम पे उसकी है उसको मैं v बोल देता हूँ, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है। 8 सेकंड के बाद उसमें से एक स्टोन को रिलीज़ किया गया, यानी ड्रॉप किया गया। तो एक बंदे ने स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन को ड्रॉप करेगा तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो बलून की उस टाइम पे वेलोसिटी है, और वो भी v ही होगी। और अल्टीमेटली वो स्टोन कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो स्टोन जाहिर सी बात है वो स्टोन ऊपर जाएगा और ऊपर जाके वो स्टोन नीचे गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो स्टोन ऊपर जाके नीचे गिरेगा। तो हमको उसका डिस्प्लेसमेंट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हम ये जो v है ना, ये v मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो इनिशियल वेलोसिटी हो तो 0 है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। और कितने एक्सेलरेशन से ये बलून ऊपर जा रहा है, बलून जो है वो 1.25 ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव लेंगे, 1.25 इंटू टी जो है 8 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से ये रख दिया हमने। तो इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली तो डियर स्टूडेंट्स ये +10 आ जाएगा। तो v इज़ इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी 8 सेकेंड के बाद जो इस बलून की वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस स्टोन की भी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, ठीक है। सो दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम पता लगाना चाहेंगे कि 8 सेकंड में बलून कितना ऊपर गया, बलून की हाइट क्या है। यानी अगर आप डायग्राम में देखें तो डायग्राम के थ्रू हम ये पता लगाना चाहते हैं कि 8 सेकंड में ये बलून कितना ऊपर चला गया, यानी कि बेसिकली ये वाली हाइट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस हाइट को h बोल देते हैं हम। तो मैं लगा रहा हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। या हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। तो अगर मैं लगाता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s को तो हम h बोल देंगे, यू टी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बलून की बात कर रहे हैं हम, बलून का डिस्प्लेसमेंट है ना, 8 सेकंड में बलून का डिस्प्लेसमेंट, 8 सेकंड में बलून कितना डिस्प्लेस हुआ वो निकालना है हमको।
और ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन प्लस 1.25 क्योंकि ऊपर की तरफ बलून का एक्सेलरेशन 1.25 है इंटू टाइम का स्क्वायर यानी 8 8 ज़ा 64। तो ये 232 से कट जाएगा और ये h जो है ये 1.25 इंटू 32 करना पड़ेगा हमें, जो कि आ जाएगा डिस्टेंस सॉल्व करने के बाद 40 मीटर। ठीक है, तो 8 सेकंड के बाद बलून कितना ऊपर जा चुका होगा, 40 मीटर ऊपर जा चुका होगा। ठीक है, 8 सेकंड के अंतर में, यानी कि ये वाली जो हाइट है, यानी मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, इन डिस्टेंस ये जो हाइट है बलून की ग्राउंड से बलून की जो ये वाली हाइट है, यही हाइट अभी हमने कैलकुलेट की यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम h बोल रहे हैं और यही h हमारा कितना निकल के आ गया, 40 मीटर निकल के आ गया। ठीक है, तो अब आप ही बताएं डियर स्टूडेंट्स कि जब ये बॉल ऊपर जाके नीचे टपकेगा तो इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा ना, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन विल बी नथिंग बट -40 मीटर। साइन के साथ लिखना है तो यही होगा ना, नीचे आएगा वो अल्टीमेटली, तो डिस्प्लेसमेंट उसका -40 होगा। पर उसने क्या बोला है देखिए ऑप्शन नंबर 2 में कि इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इन रीचिंग द ग्राउंड। ना 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 ना, डिस्टेंस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहिए था। इट कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ -40 मीटर इन रीचिंग द ग्राउंड। तो अगर वहां डिस्प्लेसमेंट शब्द होता तो हम उसको मान लेते, लेकिन उसने डिस्टेंस बोल दिया। डिस्टेंस तो 40 से ज़्यादा होगा ना। डिस्टेंस क्यों 40 से ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए आपको ये प्लस ये सब लेना पड़ेगा, तो डिस्टेंस तो 40 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, और अगर पहला ऑप्शन आप देखें, हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है क्या, नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो 40 मीटर है ना, यानी पहला ऑप्शन भी गलत हुआ, दूसरा भी गलत हुआ। ठीक है, अच्छा चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, बिगिन टू मूव डाउनवर्ड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। रिलीज करते ही वो नीचे मूव करने लगेगा, ना 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 ना, गलत बात है ना। रिलीज करते ही ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ना, क्यों, क्योंकि बलून के पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी आ चुकी है, बलून ने कुछ वेलोसिटी हासिल कर लिया, अटेन कर लिया है कुछ ना कुछ वेलोसिटी, इसीलिए स्टोन भी उसी वेलोसिटी से इनिशियली ऊपर जाएगा और फिर घूम के उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर वापस घूम के नीचे आएगा। तो रिलीज़ करते ही वो नीचे नहीं जाने लगेगा, रिलीज़ करते ही पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी चौथा ऑप्शन भी गलत साबित हो गया। बचा कौन, तीसरा, तो वही सही जवाब है, लेकिन फिर भी हम तीसरा कैलकुलेट करके क्रॉस चेक भी कर लेंगे कि वही सही है कि नहीं। तो तीसरे ऑप्शन में उसने क्या बोला है कि रीच द ग्राउंड इन 4 सेकंड, यानी रिलीज़ करने के बाद टोटल टाइम उसको जो ग्राउंड पहुंचने के लिए लगा, ये टोटल टाइम 4 सेकंड बोला जा रहा है, मतलब कि रिलीज़ करने से ग्राउंड तक पहुंचने तक टोटल टाइम जो वो 4 सेकंड लगा, वो कह रहा है। तो चलो वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। s=ut + हाफ स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर हम। तो देखो जब यहाँ से a से c की बात करेंगे हम, तो s हमारा क्या होगा, -40। s तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है ना, और हम पहले निकाल चुके हैं कि इसकी हाइट 40 है, हाइट 40 है मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट 40 है। ठीक है, तो चलो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, s=ut + हाफ at² अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रॉम a to c की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ut इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो बलून की वेलोसिटी है, और वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो और ऊपर की ओर है तो +10 इंटू t, टाइम तो हमें निकालना है। ठीक, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना लेने बोला है उसने, 10 लेने के लिए बोला है। ठीक है, तो -10 इंटू t का स्क्वायर, वही तो हमें निकालना है। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो -40 है, a से c तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो -40 है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। और अब इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, -40 = 10t, और ये हो जाएगा -5t²। ये आपको समझ आई बात, 2 5 10 है ना। अब 5 से डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स, तो ये इतना हो जाएगा, रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा t² - 2t - 8 = 0। और इसको डिस्टेंस आप ऐसे लिख सकते हैं, t² - 4t + 2t - 8 = 0, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। और आप फर्दर ज़रा सॉल्व करेंगे इसको तो ये इस तरह से हो जाएगा, t अगर
मैं कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा t-4 प्लस 2 कॉमन निकाल लो तो ये भी हो जाएगा t-4 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा t-2 इंटू t+2 इंटू t-4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से टाइम का एक वैल्यू आएगा -2 सेकेंड और दूसरा वैल्यू आएगा +4 सेकेंड। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको इग्नोर कर देंगे, टाइम को 4 सेकेंड ले लेंगे और आओ देखो यही आंसर है। तीसरा ऑप्शन जो है वो द स्टोन विल रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। स्टोन रिलीज होने के बाद ए से सी तक आने में कितना टाइम लगाएगा? 4 सेकेंड का टाइम लगाएगा। देखो इतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना टाइम लगा, वही टाइम तो निकला ना कि इतना डिस्प्लेसमेंट होने के लिए इतना टाइम लगा। समझ आ गई डियर स्टूडेंट्स? सच दैट इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे 10 थी, +10 थी इनिशियल वेलोसिटी। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, ये भी वही बिल्डिंग वाले प्रॉब्लम की तरह ही बहुत हद तक था। तो घुमा फिरा के बात क्या पता चल रही है हमें कि इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की वही होगी जो उस टाइम पे बलून की वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन स्टोन का क्या होगा? स्मॉल g, क्योंकि रिलीज़ होते ही वो ग्रेविटी के हवाले हो गया। तो स्टोन रिलीज़ होते ही एक्सेलरेशन उसका स्मॉल g हो जाएगा और रिलीज़ होते ही वेलोसिटी उसकी वो होगी जो उस टाइम पे बलून की वेलोसिटी है। ठीक है, दो चीज़ों का ही तो बस ध्यान रखना है यहाँ पे, एक कि भैया स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी वहाँ पे क्या होगी और दूसरा कि स्टोन का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन तो हमेशा स्मॉल g होगा, साइन के साथ रखोगे तो -10 या -9.8 जो भी है वो रखना पड़ेगा। तो रिलीज़ होते ही एक्सेलरेशन तो हमेशा यही होगा, स्टोन को रिलीज़ करो या बॉल को रिलीज़ करो या बॉम्ब को रिलीज़ करो, जो रिलीज़ करना है करो, रिलीज़ होते ही चाहे वो ऊपर की तरफ मूव करे चाहे नीचे मूव करे, किधर भी मूव करे, रिलीज़ होते ही एक्सेलरेशन तो हमेशा उसका इतना ही होगा। और जहाँ तक रहा इनिशियल वेलोसिटी का सवाल, तो अगर मान लो बलून नीचे जा रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से और फिर हमने यहाँ पर से किसी बॉल को ड्रॉप किया, तो बॉल को ड्रॉप करोगे तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी किधर होगी? नीचे की तरफ होगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिमिलरली अगर बलून की किसी टाइम पे वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, स्टोन को रिलीज़ किया तो उस टाइम पे स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी किधर होगी? ऊपर होगी 10 मीटर पर सेकेंड में। यानी कि उस टाइम पे बलून की वेलोसिटी जिधर होगी और जितनी होगी स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी भी उधर ही होगी और उतनी ही होगी। वही मैं समझाना आपको चाह रहा था। ठीक है, और बाकी तो फिर उसके बाद आपको S = UT + ½ लगा देना है, चाहे ये वाला केस ले लो या कोई भी केस लो, फिर S = UT + ½ आपको वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बलून प्रॉब्लम्स के साथ साथ अंत हुआ। ठीक है, आप डियर स्टूडेंट्स आपकी जो भी रेफरेंस बुक आप सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर बलून के जो भी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आते हैं, बलून ऊपर या तो असेंड हो रहा हो या डिसेंड हो रहा हो, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स, या तो बलून कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो सकता है या बलून एक्सेलरेट भी कर सकता है। ठीक है, तो इन सभी केसेस में जो है आपको डिफरेंट केसेस आपको देखने को मिलेंगे। वो सारे केसेस आप ढूंढ के सॉल्व करें और सॉल्व एक बार आपके हो जाएं और कोई डाउट आता है तो आप डाउट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगला प्रॉब्लम हम देख रहे हैं पैराशूट प्रॉब्लम्स। अब ये पैराशूट प्रॉब्लम में क्या होता है? पिछला जो हमने टाइप देखा था वो था बलून प्रॉब्लम और इसमें हम देख रहे हैं पैराशूट प्रॉब्लम। तो आओ देखते हैं पैराशूट प्रॉब्लम में क्या होता है। एक सवाल पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अच्छे से। लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। A parachutist after bailing out falls 50 meter without friction। विदाउट फ्रिक्शन यानी विदाउट एयर फ्रिक्शन, है ना, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ पे। व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डिसेलरेट्स, यानी रिटार्डेशन होता है उसका, एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ही रीचेज द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। ठीक है, तो पहले तो एक क्रिटिकल बात यह है कि बार बार जिस शब्द का यहाँ प्रयोग हो रहा है वो है बेल आउट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बेल आउट? ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बेल आउट। डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट बेलिंग आउट मीन्स इमरजेंसी एग्जिट। बेलिंग आउट मीन्स इमरजेंसी एग्जिट। तो सपोज डियर स्टूडेंट्स
सो सपोज डियर स्टूडेंट्स, एक प्लेन जा रहा है और अचानक से इस प्लेन से इमरजेंसी एग्जिट लेनी पड़ी एक पायलट को। तो पायलट जो है उसने जंप लगाई, पायलट ने जंप लगाई। तो पायलट ने जब जंप लगाया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और इतने दूर तक उसका क्या हुआ, इतने दूर तक उसका फ्री फॉल हुआ, यानी यहाँ पर जो उसका एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल है, स्मॉल जी के इक्वल है, फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। और हम मानते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स एयर नहीं लगा रहा वहाँ पे, ठीक है, कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है वहाँ पे। और उसके बाद फिर वो पैराशूट खोलता है, ठीक है। तो कुछ हाइट नीचे गिरने के बाद वो पैराशूट ओपन करता है, ठीक है। तो इसी एग्जिट को, इसी जंप को हम बोलते हैं बेलिंग आउट, ठीक है। बाहर कूद जाना, कूद जाने को हम बोलते हैं बेलिंग आउट। यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कूद जाना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज बेलिंग आउट, ओके। तो चलो आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि पैराशूटिस्ट आफ्टर बेलिंग आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, मतलब 50 मीटर तक उसने पैराशूट ओपन नहीं किया। यानी आप देखिए, पहले वो यहाँ था और फिर यहाँ से यहाँ तक उसने ओपन नहीं किया, इस पॉइंट पे आके ओपन किया है पैराशूट। तो पैराशूट उसने इस पॉइंट पे आके ओपन किया, 50 मीटर नीचे गिरने के बाद उसने पैराशूट ओपन किया। तो यहाँ पर वो बेल आउट हुआ, यानी यहाँ पे जंप लगाई और यहाँ पे उसने पैराशूट ओपन किया और यहाँ पे वो ग्राउंड पे पहुँचा, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, किस हाइट पे वो बेल आउट हुआ। यानी बेसिकली देखा जाए तो हमें ये कंप्लीट हाइट फाइंड आउट करनी है। दिस कंप्लीट हाइट वी हैव टू फाइंड आउट कि किस हाइट पे वो बेल आउट हुआ, ठीक है। तो आप देखें डियर स्टूडेंट्स, इधर मैंने एक अलग डायग्राम ड्रॉ किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो हमें पता है 50 मीटर। और यहाँ पर क्योंकि पैराशूट अभी ओपन नहीं हुआ है, इसीलिए एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जी के बराबर है। लेकिन पॉइंट बी पर पैराशूट ओपन हो गया और पैराशूट ओपन होते ही अब एक रिटार्डेशन मिलने लगा उसको ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और अल्टीमेटली वो 3 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड पर पहुंचा है। यस डियर स्टूडेंट्स, यस। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आइए देखिए। ए से बी तक हम अलग इक्वेशन लगाएंगे और बी से सी तक अलग इक्वेशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ए से बी तक एक्सेलरेशन अलग है और बी से सी तक एक्सेलरेशन अलग है। इसीलिए हम एक साथ ए से सी तक इक्वेशन नहीं लगा सकते, हमें 2 पार्ट में एक्सेलरेशन लगाना होगा, ठीक है। ओके जी, तो पहले हम ए से बी की बात करते हैं। तो ए से बी के लिए पहले तो हम क्या करते हैं ना, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को मैं वी बोल रहा हूँ और ये वी हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, 50 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है हमको। तो हम लगा सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। सो वी विल अप्लाई वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये हम कहाँ से कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये तो वी स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। यू स्क्वायर ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो जस्ट जंप किया है, तो जहाँ पर जंप किया है वहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे उसने कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी डियर स्टूडेंट्स उसने स्मॉल जी की वैल्यू 10 लेने के लिए नहीं बोला है। तो हम क्या लेंगे, 9.8 लेंगे, माइनस 9.8 ले लेंगे इंटू एस। 50 मीटर है तो वो माइनस 50 मीटर लेंगे क्योंकि नीचे की ओर गिर रहा है। ए से बी की बात हो रही है तो ए से बी मतलब वो नीचे फॉल हो रहा है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये डियर स्टूडेंट्स ये 100 इंटू 9.8 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 980 यूनिट जो होगा वो होगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एनीवेज यूनिट से फिलहाल मतलब नहीं है, वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि अब हम बी से सी की बात करेंगे, बी से सी। तो आप देखिए बी से सी में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी जो अभी हमने जिसका स्क्वायर निकाला है। तो मैं बी से सी में इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो बी से सी में मैं इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ। तो लेट्स सी, तो मैं फिर से लिखूँगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि टाइम का कुछ मेंशन नहीं है इसीलिए हमने टाइम वाले इक्वेशंस को हटा दिया है। ऐसा इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं लगा रहा हूँ फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। तो बी टू सी में
जो हमारा यू स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा 980। देखो ए से बी में जो फाइनल वेलोसिटी थी, बी से सी में वही हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही हो। तो और ये वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर हमको दिया हुआ है, वी स्क्वायर यानी कि ये 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2 इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो अभी एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर है, वेलोसिटी के ऑपोजिट, वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ये रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो ये इसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेंगे हम। तो मैं उसको लिख रहा हूँ, ये कितना है 2 है ना, तो ये 2 लिख दो, 2 इंटू एस, एस हमें तो फाइंड आउट करना है तो वैसे ही रख देते हैं। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो आगे ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। तो ये हो जाएगा 9 = 980 + 4s, ठीक है। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा s जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 243 मीटर निकल के आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये कौन सा s है, ये b से c तक का s है, यानी डियर स्टूडेंट्स ये निकल के आया हमारा, ये s निकल के आ गया, ये 243 आ गया। अब देखो ये कितना है, ये तो हमारा 50 दिया हुआ है देखो, तो टोटल h क्या हो जाएगा, टोटल h हो जाएगा हमारा 50 + 243 यानी 293, है ना। यानी h विल बी नथिंग बट 50 + 243 विच विल बी नथिंग बट 293 मीटर। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, यही है हमारा सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं चाहूँगा आप पॉज करके ये कॉपी कर लें पहले तो, और ये कॉपी होने के बाद फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।